फिर हमने किया था शायद डी कार्बोक्सिलेशन, जिसका कॉम्पिटिटिव एज मेरे को लेनी है, ठीक है। उसके बाद HVZ हुआ था, जिसका डिस्कशन पूरा हो गया था। तो मेरे को क्या कराना है, एरोमेटिक एसिड भी हो गया था। मेरे को इन सब में कुछ 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 कंपटीशन के हिसाब से एक्स्ट्रा एज कराना है। चैप्टर ऑलरेडी आपका पूरा हो चुका है। तो अब तक चल रहा पिछली क्लास का जो भी कुछ है, पिछली 2 क्लासेस का, मैं उसको आपके सामने एक बार बता दूं किन हेडिंग्स में आप पढ़ रहे हो। अब मैं लेती हूं अपने लिए जो डिटेल मैंने सोचा है या मेरे लिए जो छोड़ा गया था। सबसे पहले डिस्टिंग्विश करने के लिए वंस अगेन, इसमें कुछ खास नहीं है मेरे पास। एल्डिहाइड कीटोन में तो लाइन थी, टोलन, स्वेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, पता नहीं क्या क्या, आयोडोफॉर्म, DNP, बहुत कुछ था। यहां पर डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे बढ़िया बात है, तभी मेरे को टेस्ट पेपर बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि सब्जेक्टिव तो मेरा 20 नंबर का बना है, आधे घंटे का सिर्फ, कि क्या दोबारा दोबारा चीजें देती रहूं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट जैसे ही मैंने इसकी टेस्ट ट्यूब में डाला, एकदम से ब्रिस्क इफेवेंसेस आ जाते हैं, और उस ब्रिस्क इफेवेंसेस की वजह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गलती से भी इसकी क्यों लिया है मैंने आज इतने इजी को, एक कंफ्यूजन अगेन डाउट सेशन से मेरे पास आया। डीकार्बोक्सिलेशन नाम दे रहे हैं इसको भी, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में निकलता है। नो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जगह निकलता है, कंबशन में भी होता है, उसको तो नहीं मैं डीकार्बोक्सिलेशन कहती। डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ उसको कहेंगे क्योंकि आगे मेरा डीकार्बोक्सिलेशन है, तो मैंने इसके साथ लेना सोचा, जिसमें एसिड का CO2 बाहर निकले, वो कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। हर उस रिएक्शन को मैं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोल सकती जिसमें किसी भी और वजह से CO2 निकल रहा हो। अगर मैंने एक कागज के टुकड़े को जलाया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो उसका एक ही मतलब है, वो कंबशन है, वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं। डीकार्बोक्सिलेशन एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज इफ कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकल जाए। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो अब मेरे ने जो डीकार्बोक्सिलेशन अपने लिए छोड़ा था, मैं उसको पकड़ लेती हूँ। और उसमें क्या है, ये आपको कराया जा चुका है, लेकिन मेरे को शुरू से लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में टॉपिक अच्छा जमता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने सोडा लाइम दिया। सोडा लाइम इज NaOH प्लस CO+1 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का रिएक्शन है, NCERT का, बहुत सिंपल। उससे आपको सीधा एल्केन मिलता है। देखिए, B2H6 दूंगी तो एल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर मैं सोडा लाइम दूंगी तो सीधा क्या मिलेगा, एल्केन। ये हुई बात डीकार्बोक्सिलेशन। उसमें भी CO2 नहीं निकला, वो NaO के साथ मिलके Na2CO3 बनाया। ये आपने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा। उसके बाद एक और डीकार्बोक्सिलेशन मैम ने विद मैकेनिज्म आपको पढ़ाया होगा, जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, और आपने देखा होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कोल्ब्स के नीट में काफी देखे गए हैं। कि आपको ये, मैंने, कौन सा एसिड है बच्चों, मैलिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, सक्सीनिक है, कौन सा है? सक्सीनिक। हमारे एक प्रोफेसर होते थे सक्सेना सर, हम उनको हमेशा सक्सीनिक एसिड के नाम से जानते थे। जब सक्सीनिक आता है मेरे को सक्सेना सर याद आ जाते हैं। चलिए, सो ये मेरे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसमें जो आपको, मैंने सीधे एग्जांपल कौन सा ले लिया, मैंने ये नहीं लिया, ये आपको कराया गया क्लास में, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लें। इसको क्यों डीकार्बोक्सिलेशन कहा, क्योंकि इसमें से ये हिस्सा निकल रहा था, लेकिन ये हिस्सा क्या हो रहा था, डुप्लीकेट। एम आई राइट? ये हिस्सा दो फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल बन के जुड़ रहे थे। तो मेरे पास यहां पर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, NCERT ने इतना बता के भेज दिया आपको। इसके आगे मेरा सवाल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइड से शुरू हो जाता है, और वो क्या, अगर मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेती तो क्या, शायद लास्ट क्लास में किया हो आप लोगों ने, क्योंकि स्लाइड तो सेम ही थी, तो क्या एल्कीन बनेगा। सबसे पहली चीज तो क्या होगी, मेरे हिसाब से तो ये दोनों निकलने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अब वो आर मेरे को रेप्लिकेट होने की जरूरत ही नहीं है, यहां भी फ्री रेडिकल, यहां भी फ्री रेडिकल, बीच में डंडा खींच तो एल्कीन बनेगा। मैंने क्यों होमवर्क में डाला है ये, क्योंकि ये +1 के हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की प्रिपरेशन में दिया हुआ रिएक्शन है। तो अगर आप सेम फॉर्मूला फॉलो करें कि इसमें आर रेप्लिकेट हुआ था, इसमें क्या होगा, इसका CO2 गया, इसका CO2 गया, दोनों पे फ्री रेडिकल बनेंगे, इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत थी, क्योंकि आप जानते हैं इंट्रामोलिकुलर कुछ हो रहा है तो वो ऑलवेज मोर प्रेफर्ड है। अगर अंदर ही अंदर बन गया है तो वो हमेशा, चाहे एल्डोल हो चाहे केनिजारो हो, अंदर वाला प्रेफर होता है। तो यहां पर एक लाइन खिंच के हो जाएगा एल्कीन। व्हाई आई एम राइटिंग इट इन होमवर्क, बिकॉज आई वांट किसी बहाने हाइड्रोकार्बन की NCERT खुले और आपको रियलाइज हो ये तो पूरी खत्म हो गई। मैं ऑफिशियली कह सकूंगी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, कि आपको जस्ट वो सेंस ऑफ अचीवमेंट देने के लिए मैंने होमवर्क लिखा है, कि आपको रियलाइज हो जाएगा ये हमने सारा कर लिया। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन,
जो मैं आपको लेसन नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक हुंस डायकर बोरोडीन में करा चुकी हूं, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। हुंस डायकर बोरोडीन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन थी, और इसमें हम क्या लेते थे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको सिर्फ Br2 और CCl4 दिया, और उससे सीधा आपका क्या होता था, डी कार्बोक्सिलेशन। मैंने सारा डी कार्बोक्सिलेशन जो चारों लेसन्स में पढ़ा है उसको इकट्ठा कर लिया। इस स्लाइड का सिर्फ यही पर्पस है। तो ये भी एक मेरे लिए डी कार्बोक्सिलेशन था। क्लियर सबको? निकला तो CO2 है और कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला है। ये लेसन नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक, दैट इज एल्काइल हैलाइड में मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं। बुकलेट में अगर देखना हो तो एल्काइल हैलाइड की बुकलेट में देखिएगा, इसकी उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये वहां सारा डिटेल दिया हुआ है, और मेरे नोट्स में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। नाउ हुंस डायकर रिएक्शन जो हम कर चुके हैं वो आ गया, चलो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सप्रेशन मुझे बता गए यहां कुछ मिस हुआ, कुछ का आ गया कुछ का मिस हुआ। अब इसी में इफ आई एम सेइंग, तो क्या बनता, सेम सब कुछ, एल्काइन, इट इज सिंपल मैकेनिस्टिक फॉर्मूला, भाई करना वही काम है। तो इससे एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है, एक ही रिएक्शन है जिसे तीनों बन रहे हैं मेरे पास, तीनों बन जाएंगे इससे। तो ये आपके लिए होमवर्क में डालने का पर्पस है, इस पे थोड़ा इत्मीनान से सोचिएगा, और एनसीईआरटी +1 की जरूर खोलना, बहुत अच्छा उसमें वहां पर दे रखा है। तो हुंस डायकर रिएक्शन तक हो गया। अब आ गया वो पार्ट जो बिल्कुल अनटच था आपके लिए, जिसके लिए मेरे को शायद इन्हीं 2-3 चीजों के लिए आज की क्लास लेनी पड़ गई। नोट इट फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोटी मोटी बुक से निकाला हुआ डिटेल है, एक साथ आपको कहीं मिलेगा नहीं, कोई कुछ किसी चैप्टर में, कोई किसी चैप्टर में बिखरा बिखरा मिलेगा। साइक्लाइजेशन से अच्छा, नहीं नहीं वही मैं कह रही हूँ, कोई रीजन नहीं है, ये इसका वे है होने का, वही बता रही हूँ कि गलती से आप ये ना सोच लें चिलेशन हो रहा है तो शायद डीकार्बोक्सिलेशन उसकी वजह से फास्ट हो रहा है, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। बट व्हाट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डूइंग, वो सारा मुझे रोल पता होना चाहिए। नाउ चेक, अब इसके अंदर मैंने आपको एक एसिड दिया जिसमें बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इस पे कुछ अगली स्लाइड पे आने वाला है, इसीलिए ध्यान से। बीटा पोजीशन पर, नॉट अल्फा, बीटा पोजीशन पर अगर कीटो ग्रुप की बात हो रही है, किसी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात नहीं हो रही, वो इंफॉर्मेशन ऊपर थी गई, अब ये फ्रेश कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अगर बीटा पोजीशन पर बाई चांस कीटो मौजूद है तो एक और कमाल की चीज क्या होती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें इंटरमीडिएट के तौर पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस डॉटेड डॉटेड बॉन्ड विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। चिलेशन हुआ, अब इस चिलेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, अब सोचिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने के लिए हीट चाहिए, कुछ तो चाहिए। यहां पर मैं जो भी सोडा लाइम दूं, जो भी दूं, डिकार्बोक्सिलेशन करूं, बहुत इजी होता हुआ देखा गया इसके अंदर बीटा कीटो में, नॉट एवरी अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीटा कीटो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगी, अभी तो ये इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, बट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये वाया साइक्लाइजेशन होता है। C डबल बॉन्ड O निकला बाहर। अब आप ये सोच के देखिए इससे साइक्लाइजेशन से हेल्प क्या हुई मेरे को, इसमें अगर आप निकालना चाहो कि साइक्लाइजेशन से कोई हेल्प हुई क्या, तो अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि साइक्लाइजेशन से कोई हेल्प भी हुई है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये वाला H थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया, ये तो मानते हैं। इस ज्यादा एसिडिक होते हुए हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और ज्यादा फेवरेबिलिटी आई, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी तो इसमें तय है। और उसके बाद यहां से निकला CO2 और मेरे सामने एक एसीटोन बन गया। तो पॉइंट यहां पे बताने का ये है कि बीटा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो फेवर करेगा, और स्पेशली अगर कीटो है तो वो मोस्ट फेवर करेगा डीकार्बोक्सिलेशन को। अब डीकार्बोक्सिलेशन यहीं से मेरे लिए थोड़ी सी याददाश्त वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, इसमें बचिएगा बहुत ज्यादा डीप जाने में, क्योंकि मैंने अभी आज ये दोनों जो बुक्स रखी हैं पूरा पढ़ा भी दोबारा। पुरानी बुक्स जो हम यूज करते थे उनमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन है, इसलिए पास्ट ईयर में मिल रहा है। नई बुक्स इन्हीं के नए पब्लिकेशंस में से पूरे टॉपिक्स उड़ा दिए क्योंकि जेई और नीट से कट गया, लेकिन आपको पास्ट ईयर में मिलेगा और कहीं ना कहीं बीच में मिल सकता है, इसीलिए
हमें मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, चांस है, वी कैन नॉट टेक दिस चांस कि हम आपको ना पढ़ाएं ये। तो नई वाली में तो पूरी एक्सरसाइज ही उड़ा दी जो मेरी पुरानी बुक में है, तो आई एम कंसिडरिंग इट स्टिल पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज इट इज रिलेटेड। अब आप ये सोचिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कहने को तो मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाई, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन की ईज इतनी तगड़ी होती है कि इनको सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ हीट चलेगा, हीट ओनली। अलग कलर से लिखने का मतलब क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ हीट कर दो, ऊपर भी सिर्फ हीट कर दो, इन्हें सोडा लाइम की जरूरत नहीं, इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस की यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद से ही तत्पर है डीकार्बोक्सिलेट होने को, जस्ट थोड़ा सा हीट चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब बहुत ध्यान से, इसमें बच्चे काफी अटकते हैं, अगर लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस से देखूं मैं तो। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसका एक पड़ोसी क्या होता है, अल्फा, अगला पड़ोसी क्या होता है, बीटा। इसको मैं रेफरेंस मानूं तो ये अल्फा, ये बीटा। व्हाट इज दिस? इट इज अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की नजर से मत देखिए, इसको इस नजर से देखिए कि बीटा पे एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सो व्हाट, वो सेम ही है। तो इसीलिए इसको अगर मैंने हीट किया तो इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और अब के डीकार्बोक्सिलेशन का नतीजा क्या हुआ है वो देखिएगा। अब डीकार्बोक्सिलेशन का होने का मतलब तो CO2 का निकलना है, और ये H वापस इस पे लौट जाएगा, तो देखिए क्या मिला, सिंपल एसिड। तो इसमें ये मत सोचना सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऐसा होता होगा, नहीं, जिसमें बीटा पोजीशन पर भी एक और कार्बोक्सिलिक एसिड था वहां पर मेरे को ये चांस मिला। बट ये इतने से तो काम चलेगा नहीं, मेरे को इसके और एग्जांपल लाने हैं, तो रटाने वाली बात होगी। क्या मैं इसको जेम एसिड्स कह सकती हूँ, जैसे जमाइनल हेलाइड्स बोलते हैं, वैसे इसको मैं जमाइनल एसिड्स कह सकती हूँ? इस तरह से देखो तो कह सकते हो। यही अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता ना, तुमने मानना नहीं था। और यही हम लोग टेस्ट में करते हैं जब हमें लगता है हमसे स्टूपिड मिस्टेक्स हुई, आजकल तो काफी कर रहे हैं आप लोग। इसको आप जमाइनल मानने से थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे। एक ही कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप कार्बन 3 देखोगे। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, आप मान जाओगे हाँ बात तो सही है, एक ही कार्बन पे दो एसिड्स हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाज वंस अपॉन अ टाइम पार्ट ऑफ सिलेबस, और 4 साल पहले भी मेरे को इसका एक क्वेश्चन दिखाया जेई में, तो मेरी मजबूरी, जो 4 साल पहले आ गया तो अभी भी आ सकता है। सो और है भी इजी डुएबल, तो व्हाई नॉट, क्यों रिस्क लेके चलें। तो हो जाएगा सबके पास, ये नोट तो मैं पहले करा चुकी आप लोगों को। अब मेरे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक तुम्हारा आ गया, तो 2-3 तो लेने पड़ेंगे, वो सारे जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आई मेड श्योर वन थिंग, एनसीईआरटी में एडिपिक एसिड तक दे रखा है, तो वहां तक मेरे को डीकार्बोक्सिलेशन लेना पड़ेगा, बाकी के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस फॉर श्योर। यही हमने कॉमन चीज देखी कि फिर आखिर काटने के बाद अगले दे क्यों रहे हैं, हम एडिट भी मांग रहे हैं, हम ग्रेस भी मांग रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो जवाब में आता है एनसीईआरटी में एडिपिक एसिड तक हमने नाम दे दिया, तो जी उसके साथ तो आप हैंडल करो। तो अब बीटा कीटो एसिड्स बता चुकी, मोस्ट रेडिली डी कार्बोक्साइलेट होंगे, कहीं ना कहीं उसमें रीजन उसकी साइक्लिक फॉर्म होगी, कहीं ना कहीं रीजन उसमें उसकी साइक्लिक फॉर्म होगी, आई डोंट नो हाउ। अच्छा, ये वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा कह सकती हूँ मैं, 1,3 कह सकती हूँ बच्चों इसको? नाम क्या था इसका? मैलिक, मैलिक एसिड। सक्सिनिक तो 4 वाला था, मैलिक एसिड। अब आ जाइए, इसको पहले पूरा बना लो फिर बात करेंगे। 1,4 और 1,5 में सेम होता है, मैंने 1,4 लिख के 1,5 करा नहीं, सेम फॉर 1,5। तो बनाइए 1,4 का क्या हो रहा है हीट करने पे, सॉरी 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो रहा है, बना लीजिए, शायद मेरे को समझाने में ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े, बना लीजिए। ये करा होता तो शायद मैं आज की क्लास में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रही होती, अभी तक तो कुछ भी मैंने नहीं कराया, सारा पुराना रिवाइज ही करा रही हूँ। अगर ये रिएक्शन हमने कर रखा होता तो शायद आज की क्लास में अब तक बायोमोलिक्यूल शुरू कर दिया होता मैंने। ये तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आसपास की चीजें उठा लाई हूं मैं। 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, सोडा लाइम लाओ तब शायद हो जाए, क्योंकि इसके बीटा पे कोई विड्रॉइंग है ही नहीं, चेक कर लो। ये इसका, हाँ, ये इसका अल्फा, ये इसका बीटा, ये इसका गामा हो गया एक तरह से, तो इसमें नहीं होगा। बट खैर दिस एक्सप्लेनेशन इज पुअर, इट्स नॉट सुटेबल, डोंट डू दिस।
सीधी साफ बात 1415 में अगर आप हीट करते हो, आई एम नॉट सेइंग इनमें डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, आई एम सेइंग हीट करके डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। अगर इसका डी कार्बोक्सिलेशन करना है प्लीज सोडा लाइम लेके आइए या कोल्ब्स लेके आइए। कोल्ब्स में तो पूछ ही लिया, इसी का तो पूछा है कोल्ब्स में मैंने आपसे, इथीन और इथाइन कुछ कुछ। ठीक है, 15 में भी सेम है, मैंने बनाया नहीं, यहां लिख देती हूं सेम इन 15 फॉर योर रिकॉर्ड। लास्ट नहीं, सॉरी, एडिपिक पे लास्ट होगा। ये बहुत अच्छा है, थैलिक एसिड जैसा है दिखने में, थैलिक एसिड है नहीं, बेंजीन रिंग होता तो थैलिक एसिड होता, तो हमने वहीं से ये चेंज कर दिया। जब आपको थैलिक एसिड के रिएक्शन में थैलिक एनहाइड्राइड बनवा सकती हूं, तो फिर ये आपका सिलेबस हो सकता है कि मैंने आपको एक साइक्लोपेंटेन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्टरनेटिव यानी बिल्कुल पास पास वाली पोजीशंस पर लगा दिए, विसिनल बना दिए। अब इसको भी हीट किया तो ये देखना ये क्या है, सिर्फ ये 1,4 का दूसरा वर्जन है, अगर ध्यान दो तो ऊपर वाला 1,4 का वर्जन ये था, तो हम ये बता के जान छुड़ा लेते हैं और पूछते ये हैं जिस वक्त हमें दिक्कत आती है, ये 1,4 ही तो है, बस CH2 की जगह यहां पर मैंने कुछ भी कर दिया, मेरी मर्जी कुछ ही करूं, है तो 1,4 ही। तो चाहे मैं 5 मेंबर रिंग देती, चाहे 6 मेंबर रिंग देती, जो भी देती, अगर उसको आप हीट करते हो तो आपसे क्या बनेगा, फिर से एनहाइड्राइड, नो डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हीट करने पर आपको डिहाइड्रेशन मिलेगा। अब आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन, इनमें से किस किस में डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको याद हो सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को दोगे डिहाइड्रेशन होगा, हीटेड कॉपर ट्यूब आप सेकेंडरी अल्कोहल को दोगे तो शायद वहां नहीं, वहां डिहाइड्रेशन कहां होता है, टर्शरी में, सॉरी, टर्शरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर ट्यूब देते हो तो वहां डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता ना टर्शरी का। और ऐसे ये दे देंगे, यहां डिहाइड्रेशन है। जब कंबाइंड ऑर्गेनिक का हम एक दिन पूरा टेस्ट लेते हैं 50 क्वेश्चंस का, उसमें यही होता है कि चैप्टर का बैरियर खत्म करेंगे, इकट्ठा उसको कैसे देखना है। सो आ गया सबके पास 1,4 के 2 एग्जाम्पल। लास्ट चेक, इसमें क्या हुआ है, क्या इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, क्या इसमें दोनों हुए हैं। इसके लिए एक वर्ड था, मैं भूल रही हूं, कि जिसमें दोनों हो उसको भी कुछ कहते हैं क्या। 1,4 और 1,5 वाली स्लाइड खोल, कॉपी में पेज खोल लिया आप लोगों ने। इसके लिए मैं एक वर्ड बोल रही हूं, इज इट सुटेबल, साइक्लोडिहाइड्रेशन। ये वर्ड मेरे को आज पढ़ते हुए मिला था और मैंने यहाँ लिखा नहीं। साइक्लोडिहाइड्रेशन सूट कर रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा है, साथ में साइक्लिक भी बन रहा है, तो हमारे पास ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आ जाते हो, आपने कराया नहीं तो मैं इसीलिए सोचा करा दूं। ठीक है, साइक्लोडिहाइड्रेशन इज अ गुड वर्ड। ये जितना भी मैंने आपको लिखवाया ना, ये एक ब्लैंक रूल के नाम से जाना जाता है, जो रूल आपको पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की या 1/6 तक के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की रिस्पॉन्स पता होना चाहिए हीट करने पे, कौन डीकार्बोक्सिलेट होगा, कौन नहीं होगा, कौन एसिड बनाएगा, कौन कीटोन बनाएगा। ये मेरे टेस्ट का क्वेश्चन था, मैंने डिलीट किया है कि थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। इट वाज पार्ट ऑफ माय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो अभी डिलीट करके ही आई हूं, कि ये नहीं जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा कीटोन बनाएगा, विल बी वेरी डायरेक्ट फॉर यू, और वो आप वैसे भी कर लेंगे। 4 थे, सक्सीनिक एसिड, मैलिक एसिड, एडिपिक और कुछ और। तो अब सबको पता होना चाहिए कि एडिपिक एसिड से साइक्लिक कीटोन बनता है। मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है बिकॉज इट सीम्स वेरी डायरेक्ट, वेरी इजी, डन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन था आपके पास। फिर मुझे लगा जब क्लास ले ही रही हूं तो कुछ और बच्चों के साथ घुमाई फिराई कर लेते हैं, थोड़े और अच्छी चीजें आपके पास आ जाएंगी। एरोमेटिक एसिड्स पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एज, कुछ ऐसी चीजें जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं हमने पढ़ा दी लेकिन डायरेक्टली दिखाई नहीं। तो सिंस आई एम गेटिंग चांस, सो आई एम यूटिलाइजिंग इट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन पेपर, आई एम टेकिंग देम हियर। इसका अगर आप करोगे तो यही बनेगा, ये बात मैं लास्ट क्लास में बता चुकी, लेकिन सिर्फ दिखने में कुछ है कि क्या है ये। मैंने तब भी आपको कहा, चाहे साइक्लिक आ जाए ग्रुप सामने, चाहे आपका कोई 17 कार्बन की चेन आ जाए, 2 कार्बन की चेन आ जाए, कोई सेकेंडरी ब्रांचिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, टर्शरी के अलावा कोई भी आए, तो उसका क्या होता है, वाया कुक COOH बनता है, राइट। तो ये वही चीज है। योर गेस इन दीज टू। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। और जब तुम ये टेस्ट में फेस करते, या मेरे मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नहीं ले रही मैं इस चैप्टर का, यही मॉक टेस्ट चल रहा है, तो तुमसे एक गलती होती,
आप ये सोचिए ना, ए और बी, किसी एक का तो ऑक्सीडेशन होगा। अरे अरे अरे, सुनो सुनो बालको, सुनो, कुछ है जो जो तुम लोगों को नहीं आता। आप ये देखिए, इसको आपने KMnO4 और एसिडिक KMnO4 दिया। मैं अगर ये देती तुम्हारे पास फटाक आंसर था, क्योंकि एनसीईआरटी का है ये। तुमने फटाक आंसर दे देना था, 2 COH। इसको भी इस नजर से क्यों नहीं देख रहे भाई? मैंने इसके लिए विनाइलिक एच की कोई खास कंडीशन रखी नहीं। जब मैंने आपको कहा KMnO4 दे दीजिए, कुछ ही दे दीजिए, बोला मैंने लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी, बोला गया ये बात, कुछ ही दे दो, ऑक्सीडाइज होके ये बनेगा। वो कुछ ही दे दो मैं सामने ला रही हूँ। मुझे पता है मैंने आपको कराया नहीं, लेकिन हर चीज कराई भी नहीं जा पाती, थोड़ा दिमाग भी खोलना है। तो अब जरा दिमाग खोलना, हो गया चैप्टर का एक्स्ट्रा एज खत्म हो गई। आप ये सोचिए, अगर आप इसको देते तो क्या करते रिजल्ट में? फटाक से मेरे को ये दे देते। इसको इस निगाह से क्यों नहीं देख रहे भाई? एक रिंग ये रहा, और ये सब्स्टिट्यूशन ही तो था बेंजीन रिंग पे। ये सब्स्टिट्यूशन ही तो था जो ऑक्सीडाइज होके क्या बना, दिस। किसी का मन करे बी रिंग लगा लो, किसी का मन करे ए रिंग लगा लो, दोनों सेम है, फर्क तो कुछ नहीं है, हाँ या ना? अब कुछ आ रहा था कीटोन शीटोन उधर से? हाँ बस ठीक है, गुड। हाँ, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आपको अभी तक, अगर मैं बहुत देसी भाषा में बोलूं तो अल्ले बे भी नहीं पढ़ाया आपको, इसका ABCD भी नहीं पढ़ाया गया, ये पहली बार कर रहे हैं आप लोग। तो कहीं कोई पिछला कॉन्सेप्ट मत लाइएगा। चलिए, टू चेक, अब दे दोगे? तो आप देखिए, कोई सिमिलैरिटी है दोनों में? नहीं। फिर भी मेरे पास ऑक्सीडेशन इतना इतना अच्छा है कि हम कॉन्फिडेंस से एक क्लास पहले बोल चुके हैं, कुछ भी लगाओ COH कर दीजिए। कुछ भी लगाओ का मतलब देखो, फिर भी तुम नहीं मानते। आ गया सबके पास कॉपी में? अब फिर मैं चेक करूंगी, ठीक है? समझना अच्छे से, सिर्फ इंप्लीमेंट कर रही हूं जो चीजें। दैट इज व्हाट वी से। एनसीईआरटी से आता है सारा JEE नीट का पेपर, ये मतलब है एनसीईआरटी से। उन्होंने एक लाइन दे दी, उसके बाद जाओ तुम अपना देखो, समझो, ठीक है? वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स आई फाउंड, मैं पढ़ रही थी ऐसे ही, तो मुझे मिले कि हाँ ये डायरेक्ट पेपर्स, इसीलिए आज मैंने अपने टेस्ट पेपर को 30 क्वेश्चंस की जगह 25 कर दिया। पहले 30 का बना हुआ था, कि मैं वो चीजें यहाँ ले लेती हूँ, एक बार आ जाएगा आपको। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, हो सकता है आपको भाषा बदलनी पड़े, मैंने कम लिखने के चक्कर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना कर दी हो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, जैसे कि NO2, बस एक NO2 से मैं काम चला रही हूँ, सारे आप लिख लोगे उसमें, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाएगा। और अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे NH2, वो उस रिंग को उल्टा मोर ससेप्टेबल बनाएगा, इजी करेगा ऑक्सीडाइज होने को। तो इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस में मेरे को क्या मिलता है, मैंने आपको अब ये दे दिया। अब दोनों रिंग अलग अलग हो गए, इसलिए मेरे को AB लिखना पड़ा। पिछले में मैं लिखूं भी AB, बट आपको पता है दोनों सेम है। कौन सा रिंग इजीली ऑक्सीडाइज होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको डिफिकल्ट बना देता है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट ये आएगा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो उस रिंग को मोर ससेप्टेबल बना देगा, उल्टा आओ ऑक्सीडेशन कर दो मेरा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये, एक में NO2 रिटेन रहा, एक में NH2 रिटेन नहीं रहा। अब रिंग पे लगा रही हूँ ना, टू डिफरेंशिएट। जगह यहां कहीं भी लगा दो, बिल्कुल बनेगा। भाई कैसे की बात छोड़ो, बिल्कुल बनेगा। बेंजाइलिक एसिड होल ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है, ससेप्टेबल बना देता है उस रिंग को, आओ कर जाओ मेरे को ऑक्सीडाइज, शर्तें ही खत्म, राइट? रिंग को रिटेन करके इसको ऑक्सीडाइज करती, इस हिस्से को, तो यहां पर थैलिक एसिड बनता, हाँ या ना? थैलिक बन तो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस रिंग पर लगा है, उस रिंग का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट कर देता है, उस रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, रेदर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑक्सीडाइज होने दिया। इसकी वजह से COO, मैंने इसीलिए इसको इस डायरेक्शन में लिखा कि आप समझ पाए, ये वाला रिंग ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन इधर मैंने क्या किया, NH2 लगा दिया। NH2 की वजह से क्या हुआ, इस रिंग ने अपने आप को पहले ही सर्व कर दिया, आई एम मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, तो इसको छुओ मत आप। तो ये A एज इट इज,
और COOH। और ये पता कैसे चला? एक के आंसर में NO2 था, एक के आंसर में NH2 गायब था। और वो क्या? अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है COOH के साथ, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अदर इज मेटा डायरेक्टिंग। जब दो डिफरेंट ग्रुप्स हो, चलती किसकी है? डोनेटिंग की। तो इस क्वेश्चन को करने का मेरे को बहुत बड़ा फायदा आज क्या मिलता है? कई बार होता है, हमें भी फील होता है, आपको भी होता है, बहुत ज्यादा हाई जा रहा है लेवल, जरूरत नहीं है इतने हाई लेवल की, बहुत टफ करा दिया मैम ने अननेसेसरी। मेरे को इसका ये फायदा होता है, मेरी क्लास को ये बात बहुत आसान लगने लगती है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग है, चलनी तो डोनेटिंग की है। मेरे को वहां तक पहुंचाना है आपको एक्चुअली। ये तो मैं प्रे करूंगी आ जाए, और सिर्फ तुम लोगों को आए, किसी और को आए भी ना। लेकिन मुझे पता है ये आने वाली चीज शायद ना हो जो मैं पढ़ा रही हूं डायरेक्टली। लेकिन इसका एडवांटेज हमेशा क्या है? अगर पेपर टफ हुआ आ जाए तो हम तो आगे आ गए। दूसरा, आपको ये बात इतनी ज्यादा इजी लगने लग गई है कि जब ये दो ग्रुप हैं तो पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की चलती है। हमारा क्वेश्चन बैंक तो एक्चुअली जेई नीट का वहीं खत्म हो लेता है। ऑलवेज वी हैव टू बी अहेड एटलीस्ट 3-4 स्टेप्स की हम चीजों को पकड़ सके। हमें टफ चीजें जो दूसरों को टफ लगे वो हमें आसान लगे, बस ये उस तरफ जा रहे हैं हम। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको पता है किसकी चलने वाली है? OH की। और फिनोल का एक रिएक्शन रिवाइज कराने का मौका मेरे को मिल रहा है। अगर मैं ब्रोमीन वाटर दूं, बोर्ड का क्वेश्चन ये, तो तीनों जगह पे आ जाता है। बट हैव यू ऑब्जर्व्ड वन थिंग? ये रिप्लेस हो गया। और अगर मेरी उस टाइम के DPP में ये आया हुआ होगा, आया हुआ है ये, मैंने तब निकाल दिया था ऐसे ही, छोड़ो, अब तक नहीं लिया वो, डाउट में लगे पड़े थे मेरे स्टाफ भी पीछे, मैम एक क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ रखा है। तो अगर मेरी मजबूरी होती है ना, कोई क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ना होता है, उसके पीछे कोई ना कोई आगे के चैप्टर का इफेक्ट होता है जो मेरी मजबूरी बन जाती है। अब मेरे पास यहाँ पर, अब मेरे को पता चलता है कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नॉट विड्रॉइंग, ओनली COOH रिप्लेस हो जाता है। जैसे ही आप इसको कुछ दोगे, मैंने कुछ दिया, ये रिप्लेस हो गया, तो आज के बाद यहां COOH ना मिले तो उसको प्रिंट एरर मत समझना ये, और क्यों मत पूछ लेना, वो फिर आपको सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन पे लेके जाएगा। ये पिक्रिक एसिड है उधर वाला शायद, इसमें एक लाइन में NCERT में लिखा हुआ है, इसको बनाने का एक और तरीका है, फ्यूमिंग HNO3 दे दो। और तब हम ट्रबल में आते हैं, कैसे, क्या, वो कहां गया, ये कहां गया, मेरे पास तब जवाब नहीं होता। अब अगेन मैंने यही दिया, किसकी चलेगी? OH की। और ये आने वाली पोजीशन पे ही अड़ा हुआ है, ऑर्थो और पैरा पे, तो इसको तो बाहर जाना पड़ेगा। ये तीनों पोजीशन पे NO2 आएगा। तो NCERT इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको दे चुकी है। तो ये मत सोचिए डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, नहीं, ये रिप्लेस होके गया बाहर, सब्स्टिट्यूट होके गया, नन ऑफ योर जॉब। इसका क्या हुआ नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाऊं। इस पे 2 क्वेश्चन पूछूंगी आप पे। एक तो अभी बता दो, जो लोग नोट नहीं कर रहे, जो नोट कर रहे हैं करते रहिए। ब्रोमीन वाटर के साथ ये बना, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर मैंने एसिटिक एसिड या एनहाइड्राइड ले लिया होता तो क्या बनता? सिर्फ ऑर्थो पे की पैरा पे? सिर्फ ऑर्थो पे की पैरा पे? सोचिए आराम से। क्वेश्चन मैंने बोला यहां पर ब्रोमीन के साथ वाटर की जगह अगर ब्रोमीन के साथ में एसिटिक एसिड ले लेती, आपको याद आएगा थोड़ा सा। मेजर माइनर तो मैं पूछ ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ प्रोडक्ट क्या। एक मेजर माइनर के चक्कर में मत पड़ो, यानी COOH टिका रहेगा। यस, COOH उसमें रिप्लेस नहीं होगा। आई पैरा पोजिशन पे लगेगा। मेरा डाउट एक ही है इसमें, ये तो मुझे पता है, बिल्कुल सही आदित, वेल अटेम्प्टेड। बट मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है, और मुझे लगता है आप वो भी सही दे लोगे स्टिल। वाई नॉट Cl? एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, वंडरफुल। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? I पॉजिटिव, Cl तो नेगेटिव होगा। तो ये भी आपको ऑप्शन में मिले, ये भी मिले, ये तो पिक ही नहीं करना, ये पिक करना। डिस्टिंग्विश टेस्ट,
अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो सबसे अच्छा डिस्टिंग्विश टेस्ट मेरे पास बेस्ट पॉसिबल था, जिसमें को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं सोचना पड़ता, आयोडोफॉर्म वगैरह भी नहीं देखना पड़ता, मेरे को सबसे अच्छा मिलता है टोलेंस। याद करना भी आसान है। एल्डिहाइड टोलेंस देगा, कीटोन टोलेंस नहीं देगा। यस, फॉर्मिक एसिड बिहेव एज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड की कुछ रिएक्टिविटी, कुछ, सारे नहीं, पता चले इसके ऑक्सीम बना दो, हाइड्रोजन करा दो, नहीं, कुछ हद तक फॉर्मिक एसिड का बिहेवियर एल्डिहाइड से मैच करता मिला, ये आपको याद करना होगा। जिस वजह से ये टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, फेलिंग्स टेस्ट भी दे रहा है, और एक और टेस्ट मर्क्यूरिक क्लोराइड, वो भी चाहे आप फॉर्मिक एसिड को दो चाहे एल्डिहाइड को दो, दोनों से एक ही काम होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी। ये आपको उस चैप्टर में मिलेगा जो नया ऐड किया है लास्ट ईयर जेई और नीट में, लैब केमिस्ट्री। शायद आपके स्कूल लैब में नहीं, फॉर्मिक एसिड तो नहीं कराएंगे, एल्डिहाइड तो जरूर कराते हैं 12th की लैब में। अगर आपका स्कूल प्रॉपर है और वो लैब अटेंड करवाता है तो ये टेस्ट टोलेंस और फैलिंग्स कराया जाता है, उस वक्त बता भी दिया जाता है कि फॉर्मिक एसिड टोलेंस देता है। तो ये लैब मैनुअल में भी मिलेगा, वाइवा के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए, ये मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ऑल्सो गिवन बाय एल्डिहाइड, तो जहां हमने टोलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स किया था, वहीं पर एक और टेस्ट ऐड हो गया एल्डिहाइड्स का, दैट इज HgCl2 से Hg2Cl2 का व्हाइट पीपीटी बनना, तो एक और ऐड हो गया। सिल्वर जैसा ही होता है मरकरी, तो सेम चीजें आ गई। रीइंफोर्समेंट रेजोनेंस सोचना पड़ेगा विद एग्जांपल, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दे सकती। हाँ, एक बार क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लाओ तो। अब जैसे साइक्लोडिहाइड्रेशन मिला एक वर्ड जो बड़ा ऑब्वियस सा लग भी रहा है लेकिन आपके लिए नया है। हम्म। हम्म। एक बार या तो उसका स्क्रीनशॉट दो या कुछ कुछ मुझे दो, मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आ गया बच्चों ये भी। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक की रिवीजन, एसिडिक कैरेक्टर। इसकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरे को लेनी है। यहां तक तो हम पहुंच गए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर फिनोल, फिर अल्कोहल। मैंने एनसीईआरटी का एक ट्रेंड भी लिखवाया था जिसमें फॉर्मिक एसिड की प्लेस थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी, वो भी आपको उम्मीद है याद होगा। जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा के, उतना कम pKa। तो ये चीज आपके पास थी, तो ये तो जस्ट इसलिए कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दिमाग में घुसनी शुरू हो जाए मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं सीधे इसका लेती हूं एक्स्ट्रा एज। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बात सोचनी है, बस वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ले आई कि सारे देखे हुए और हम कह सके देखो हमने कराया था यही सेम आया, तुमसे सही हुआ गलत हुआ हम नहीं जिम्मेदारी लेते कि हम अपने आप को सेव करते हैं। यार मैं ये मजाक करती हूँ, कल को कहीं जाके बोल मत देना किसी के आगे, ठीक है? मैं तुम लोगों के साथ जस्ट कैजुअल हो जाती हूँ समटाइम, तो इसको कहीं सीरियसली मत ले लेना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसको मोर एसिडिक बनाएगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उसको लेस एसिडिक बनाएगा। अब मुझे पता है ये वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये हमने फिनोल अल्कोहल्स में भी किया था। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और फिर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कंपैरिजन देखिए, नॉर्मल एसिड तो एकदम लास्ट में रख दे दिया छोटा सा कि हाँ दे तो दें हम लोग। इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग आंख बंद करके sp होगा, फिर फाइट आती है, दो sp2 दे दिए। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस इफेक्ट ये वाला थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा और ये कंपैरिजन में उससे कम, और ये सबसे ही कम, ये तो विड्रॉइंग की गिनती में ही नहीं लेती, तो डोनेटिंग है। तो ये वाले क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल लग रहे हैं लेकिन ये उस वक्त खुद सोचने में जान निकलती है, तो इसको विद इट्स इंस्ट्रक्शन नोट करते जाइए। ये सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के इस चैप्टर से मैं एक साथ ले आई हूं एक ही जगह पे, नॉन एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी वाले दोबारा नहीं कर रही मैं। इसके बाद मेरे को एक ही इफेक्ट पढ़ाना है, ऑर्थो इफेक्ट। इससे मैंने थोड़ा सा बार सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूजुअल केसेस विच यू कैन डू इट इजिली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज वेयर यू कैन डू रॉन्ग। और इस पे काफी गंदे क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को जबकि होते बहुत आसान है।
इनमें से, जैसे आपको याद हो बेसिसिटी में मैंने अमीन्स में दिया था, इनमें से कौन कौन से एनिलिन से ज्यादा बेसिक है या एनिलिन से कम बेसिक है, उसमें आपका टाइम बहुत खराब होता है। और पर्पस सामने वाले का यही होता है कि आपका टाइम बहुत लगे, आपको पूरा पेपर देखने का मौका ना मिले, पता चले कि आखिरी के क्वेश्चन इजी थे और आप उसमें लगे रहे। तो ये जो शौक होता है ना कि मैंने ऑर्गेनिक पे 3 महीना लगाया, 2.5 महीना लगाया, 1.5 महीना लगाया, इसके क्वेश्चन को तो मैं करूंगी ही करूंगी, ये बेवकूफी मत करना। पहले पूरे पेपर को 75 क्वेश्चन तक पहुंचना और उसके बाद आना जो लेंदी और डुएबल क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है अमीन से ज्यादा बेसिक कौन से हैं और आपको पता है आपने किया हुआ है, आप 5 मिनट लगा दोगे, देयर यू गो, वहीं गलत हो गए आप। तो लंबे क्वेश्चन हमेशा लास्ट में लेने चाहिए। सो आ गया फर्स्ट वाला केस। अब सेकंड वाले केस का मैंने आंसर, इसके बाद से आंसर आपसे पूछने शुरू करूंगी, 2 मैंने आपको बताने हैं कि आपको आइडिया लग जाए। अब मेरा फोकस सिर्फ एक ही इफेक्ट पे, जो आपसे बात नहीं हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में हो चुकी है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है यहां पे, अभी मैं बेसिसिटी वाला ऑर्थो नहीं ला रही, लेट्स नॉट कंफ्यूज। अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी माइंडेड कोई भी ग्रुप मौजूद है, उसका साइज भूल जाओ, एक आधी जगह शायद यूज करना पड़े, उसका नेचर भूल जाओ, वो डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, डेस्परेट बनाएगा नहीं बनाएगा, आंख बंद करके सबसे ज्यादा एसिडिक आप किसको रखेंगे अब सारे केसेस में? ऑर्थो को। देखना भी मत ऑर्थो पे लिखा हुआ क्या है, जब तक मैं चारों केसेस ऑर्थो पे ना लगा के दूं या 2 केसेस ऑर्थो पे ना लगा के दूं, तब तक ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा। वाई? स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, फटाक से एच को कहेगा तुम निकलो, यहां भीड़ बहुत हो रही है, जगह चाहिए। वी आर फेसिंग रिपल्शन, हम रिपल्शन नहीं बियर कर सकते, एच तुरंत निकल जाएगा। इस ग्रुप को अपना इफेक्ट दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं प्लस आर हूं कि माइनस आर हूं, उससे पहले एच निकल लिया। राइट खुशी, यही है हम? क्लियर? सो इसमें मैंने जो ट्रेंड दिखाया है, ऑर्थो के पर्पस को मैंने सॉर्ट किया, लेकिन बाकी देखना जरा, मैं कहीं सोच रही हूँ आता हो। क्या आप मेरे को बता सकते हो ये ऑर्थो तो भूल जाइए, इन तीनों में ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों था? क्योंकि मेटा पे अपना प्लस आर तो लगा नहीं पाया, दे तो कुछ पाया नहीं, उल्टा खींच रहा है माइनस आई से। जब खींच रहा है तो डेस्परेट बना रहा है, डेस्परेट बना रहा है तो ज्यादा एसिडिक। तो ये एक ट्रेंड, ये पहले किया हुआ है बट मैंने ऑर्थो के साथ क्लब कर दिया, तो इससे रेपिटेशन रिटेंशन दोनों पर्पस हो गए मेरे। चलिए, अब ऑर्थो इफेक्ट की थ्योरी मुझे नहीं लगता अभी आपको लिखनी चाहिए, ये वही है जो मैंने बोला, लेकिन क्या लिखना चाहिए वो ध्यान से ये स्टेटमेंट देखिए, सुन लीजिए, फिर मैं रुकूंगी यहां पे क्योंकि ये आपको मुझे नोट कराना है। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट होता है अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से H+ रिलीज होगा। कोई जरूरत ही नहीं है आपको नोट करने की, ये पढ़ाने वाले को दिखाने के लिए करना होता है कि आपको पता चले पूरा सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। असली चीज यहां से स्टार्ट होती है, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड, डन। असली तो चीज यही है, ऑर्थो इफेक्ट बिना सोचे लगाओ। ऐसे कैसे एक्सेप्शन कैसे ना हो? एक्सेप्ट NH2 ग्रुप। और क्यों, उसका लॉजिक अभी आपके सामने आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं अमीन्स में नहीं करा सकती थी, अगर किसी बुक में मिला भी होगा तो मैं बची होंगी उससे, मैं नहीं करा सकती थी, एनिलिन का अब कराऊंगी। तो NH2 मेरे पास अगर है तो उस पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, बाकी हर ग्रुप पे हेलोजन लगा दो, कीटोन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऑर्थो ग्रुप होगा तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अब नोट करें उससे पहले, मैं इसके बाद रुकूंगी, आप इत्मीनान से नोट करिएगा, बिकॉज समथिंग वेरी न्यू टू यू, आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं किया। क्या भाई इसमें ऐसा होता क्या है अमीन में? एक बेसिक, आप इस लायक हैं कि आपको मैं आज की क्लास ना भी होती ना, PDF भी अपलोड कर देती, आप पढ़ के पूरा समझ लेते, इस लायक मैं आपको पिछले 2 महीने में बना चुकी हूँ। ये बेसिक, ये एसिडिक, ये H बाहर नहीं निकल पाता, उससे पहले ये कहता है ठीक है भीड़ हो रही है तुम इधर आ जाओ भाई, मेरे पास लोन पेयर है, आई अकोमोडेट यू, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड से आती है स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी आती है मतलब एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज विल टेक केयर ऑफ दैट स्टेरिक हिंड्रेंस, कि आई टेक केयर ऑफ दैट रिपल्शन, मैं रोक लूंगा रिपल्शन को। तो ये H को मांग लेता है इधर, उसकी वजह से ये जो मेरे पास आया ये क्या है? कहीं तो बात हुई है इस बारे में, ज्वेटर आयन, वो ठीक है, कहां बात हुई है? अमीन्स में मैंने ज्वेटर आयन इंट्रोड्यूस कर दिया था, एक डायपोलर आयन जिसमें 2 ऑपोजिट चार्जेस
एग्जिस्ट करते हैं, रेजोनेंस नहीं है ये, दो चार्जेस कैटायनिक सेंटर और एनायनिक सेंटर एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में अगर करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस, तो इस तरह के आयन को नाम दिया गया ज्विटर आयन। अब हमारे प्रोटीन्स में इसका इस्तेमाल होगा काफी, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, इन सब जगह इसका बहुत इस्तेमाल होगा अगले चैप्टर बायोमोलिक्यूल में। तो ज्विटर आयन आ गया मेरे पास। नाउ आप नोट करें, उससे पहले मुझे एक फ्लो में ये खत्म करना जरूरी है, इसलिए आई प्रेफर आप नोट अभी ना कर रहे हो। चेक, मैंने इसमें आंख बंद करके ऑर्थो को सबसे आगे नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, भूल जाइए ऑर्थो इफेक्ट को। उसके हिसाब से ये डोनेटिंग प्लस आर, ये तो वीक ही करेंगे, उसको डेस्परेट नहीं बनाएंगे। ये मेटा पे डोनेटिंग हुआ नहीं, इंडक्टिव विड्रॉ किया, जिसकी वजह से मोर एसिडिक। सो ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर केस। अब इत्मीनान से इसको नोट करिए, इट इज समथिंग विच इज नॉट गिवन इन बुकलेट, नॉट गिवन एनीवेयर, ये सिर्फ क्लासरूम नोट्स का हिस्सा होते हैं, कहीं भी आप जाइए ये क्लासरूम हिस्सा होता है, या बहुत मोटी मोटी किताबों में बीच बीच में मिलता है। नोट, ये जरूर ध्यान देना, ये हमेशा ज्विटर एंड में मिलेगा आपको, लेन देन चलता रहेगा, वो फिर वापस मांगेगा, वो फिर लेगा, फिर ये चीज चलती रहेगी। ये 1,3 माइग्रेशन तो नहीं है, देखना। हाँ ध्यान रखना, ये टॉटोमेरिज्म नहीं है, लेकिन ये टॉटोमेरिज्म नहीं है क्योंकि वो वाली शर्तें नहीं है। 1,5 है, अच्छा टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं है 1,5 होते हुए भी? चलो मैं कहती हूँ अगर 1,5 भी होता, मैं कुछ बना दूं जुगाड़, उसमें डबल बॉन्ड भी मूव करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। कंफ्यूज होने को क्या, हम किसी भी बात पे हो सकते हैं, ऐसी क्या बात है, होते ही हैं आप, हर बार नमूना देते हैं मेरे को इसका एग्जाम्पल। पता नहीं 1,4 थी कि 1,5 थी, वो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ एच मूव किया, उसके बदले डबल बॉन्ड मूव नहीं किया, तो मेरे को तो परवाह ही नहीं 1,3 थी कि 1,4 थी कि 1,5 थी। टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं था ये पूछना था मुझे, क्लियर? सो डबल बॉन्ड तो हिला ही नहीं, टॉटोमेरिज्म में तो डबल बॉन्ड भी हिलता है ना, और चार्ज नहीं आता कोई। हाँ जी, आ गया सबके पास कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट इज रिड्यूस, इसकी वजह से ये ऊपर के केस में वीक हो गया। सो नाउ पढ़ाने वाला काम पूरा, आप लोग अब मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ के 2-4 ट्रेंड्स हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो दीजिए और मैं इसको खत्म करूं कार्बोक्सिलिक एसिड को। आ गए सबके पास? लाओ जी, फर्स्ट, सबसे आगे किसको, हमेशा वो चीज पकड़ो जो करने लायक है, ऑर्थो को, बिल्कुल। तो सबसे आगे तो मैंने किसको रख दिया, नंबर 2 को। मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा, अंडरस्टूड, आप कर लेंगे। इसके बाद ऑल योर्स, मेरा दिमाग बंद। फर्स्ट, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग बंद। ये डोनेटिंग है, मैं दिमाग बंद करना चाह रही थी। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है डोनेट करने में। तो इसको क्यों लिख रही हूं मैं, ये तो इन एनी केस आगे है, चलो कोई बात नहीं, ये तो एनी केस आगे है। प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को फर्स्ट, थर्ड और एक फोर्थ भी ले लेती हूँ लगे हाथ, कोई बात नहीं, जब लगाना ही है दिमाग तो पूरा लगाएं। ये हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस आई खिसका ही रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ नहीं खिसका रहा, तो ये फर्स्ट, इसका इसमें बता दो थर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा दे रहा है, ये बहुत ज्यादा दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, तो थर्ड एंड फोर्थ। क्या ये नहीं कर पा रहे तुम लोग यार, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, वहां भी यही होगा, बचना उससे। चलो जी, ये लाके दो। अब मैंने 2 सबसे पहले लिख दिया, खबरदार जो ये बताया मेरे को, मैं कहा इसमें तो अब तुम लोगों को पूछना भी नहीं।
खुशी, अभी टेस्ट देना है ना तुमने, चलो हाँ। क्या 3, फिर 1, फिर 4। चेक पीपल। तुम मत ही दो अभी टेस्ट, मैं वैसे ही मजाक कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा उसमें। दोबारा सोचो, जस्टिफाई, थिंक, जल्दबाजी में नहीं। ये बोर्ड का भी हो सकता है क्वेश्चन, वो ऑर्थो इफेक्ट बोर्ड में भी है। दोबारा सोचिए। मतलब इसके केसेस तो दिखे हैं, पुरानी एनसीईआरटी में तो ऑर्थो इफेक्ट होता था नाम से बोल्ड करके। नहीं है, 11th की में तो बिल्कुल ही नहीं है। 11th में तो एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक ही नहीं है, मैंने पूछा होगा। हाँ नहीं, स्कूल वाले कहीं ना कहीं से तो पेपर उतारते ही हैं वो भी। लाओ जी, कोपल, ये इन लोगों ने सही दिया है कि गलत दिया है? मैंने ऐसे ही उसको डांट लगा दी। क्यों खुशी, सही है ये? करेक्ट कराओ। 4 पहले, फिर उसके बाद 3। अच्छा, सारा ही मिटाना पड़ेगा मेरे को, ओके। और फिर 1, चेक पीपल। कोरस में यस आया तो मैंने दिमाग नहीं लगाना, गलती हुई तो तुम लोग जिम्मेदार हो इसके। अगला, तू तो है ही, तू तो मेरा काम। आगे 2 विचारधाराएं। हेलोजेंस आर नॉट शोइंग प्लस आर, वो ओनली एंड ओनली माइनस आई दिखाते हैं, और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ जी, मैंने कहा हेलोजेंस में रेजोनेंस से ज्यादा कौन डोमिनेट करता है? यस, रेजोनेंस सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ऑर्थो पैरा पे आने वाला लगेगा, लेकिन हेलोजन इज डीएक्टिवेटिंग, उसके बावजूद भी वो ऑर्थोपैरा। ये स्पेशल केस, ये स्टेटमेंट हम बहुत दिनों तक चलाया है हमने यहाँ पे। हेलोजन्स डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है? ये एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्काइलाइड चैप्टर का प्रॉपर इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इतना बड़ा उसके लिए वो डब्बा दे रखा है सॉल्व करके। तो ये आप अब समझ आ गया, अब तो डिस्टेंस के हिसाब से आप कर लेंगे। ये तो वैसे ही मैंने चलो सबसे आगे रखा था, ये माइनस आई, ये माइनस आई, डिस्टेंस के साथ वीक होता है ना, तो यहां पे लिख दूं मैं 3, 4, 1। तीसरी बार करा रही हूँ टॉपिक तुम लोगों को मैं। जब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने बहुत कराया, एक तो +1 और 2 बार तो यही हो गया, +2 में आ गया। अब के गलती हुई तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। टू तो आगे मैंने पहले लिख दिया, 314, सॉरी मेरे को 312 सुनाई दिया, 314। मेरे को चेक कराइए, मैंने 2 लोगों से सुना ये चेक। गुरतेज, क्योंकि ये सारे कह रहे हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा दिमाग लगाने को। जब इतनी जनता कहती है, मैं बिल्कुल मन नहीं करता दिमाग लगाने को, कि अब बहुत हो गया मेरा दिमाग, इन लोगों ने ठीक ही लगाया होगा। तो तुम भी इसी विचारधारा के हो, ठीक ही लगाया होगा बेटा जी, खुद करना है आपको, आपको खुद करना है, ठीक है। लाओ जी लास्ट, जो मैंने कहा था, मैं लास्ट मतलब वैसे लास्ट नहीं, बट अगर मैं सारे ऑर्थो दे दूं तो क्या करोगे? तब आपको ऑर्थो में भी आपस में कंपैरिजन लाना पड़ेगा। साइज, बिकॉज ऑर्थो इज ऑल अबाउट स्टेरिक। ये कहीं नहीं मिलेगा, नोट कर लो, सीधे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। हाथ बांध के लोग खड़े हैं जैसे कि मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए खड़ी हूँ, कोई नोट ही नहीं कर रहा है कुछ। ये करो, नोट करिए इसको। साइज, साइज, ऑर्थो इफेक्ट किस बेसिस पे? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आयोडीन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देगा तो एच को जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहां तक लाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने पड़े। अगर मैं डायरेक्टली ये देती एक आधे एग्जाम्पल के बाद, आपको ऑर्थो इफेक्ट घुसता नहीं। बस ये हमें पता लगता है हर साल पढ़ा पढ़ा के, कि यहां तक लाने से पहले 7 एग्जाम्पल कराने पड़ते हैं, कि 6 की 5 की बच्चे रिटेन कर लें। जी, बेटा बैक बॉन्डिंग मैंने एक जगह बताई थी, अब जहां जहां फ्लोरीन आएगा वहां वहां अगर मैं बैक बॉन्डिंग चिपका दूंगी तो मैं तो गई।
मैंने बैक बॉन्डिंग कहां बताई है? सामने वाला लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। एवं आवारा थोड़ी फ्लोरीन हर एक को बॉन्ड देता फिरेगा। अब तुम मेरे से बहुत सुनो ऐसे करा तो। कार्बोकेटायन में थी बैक, तो उसके पास स्पेस था। इट डजंट मीन अब कहीं फ्लोरीन आया मैं तो बैक बॉन्डिंग करूंगा। नो, बैक बॉन्डिंग की शर्त थी, ठीक है? तो यहां कृपया बैक बॉन्डिंग ना लगाएं, होती तो मैं पहले लेके आती। आया बच्चों के पास, सबके पास ये कॉन्सेप्ट? चलिए, पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है। ये क्या लिखा है मैंने, इस पे मेरे टेस्ट में क्वेश्चन है एक, मैं देखती हूं कौन इसको याद रख पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा इन सब के हाइड्रोलिसिस से आपको पेरेंट एसिड वापस मिल जाता है, लेकिन इनके हाइड्रोलिसिस की ईज का ट्रेंड, सबसे पहले एसिड क्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है, फिर ईज, राइट, एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, और फिर अमाइड। ये जस्ट एक ट्रेंड याद रखिएगा, डिटेलिंग नॉट पॉसिबल। क्लियर? यहां आपका एसिड का पार्ट हुआ खत्म।